चलने लगा बेटा। आप लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने जो बात है हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसका रिवीजन कर लो एक बार। काफी दिन हो गए ना, पढ़ा नहीं आपने बायोलॉजी। रिवीजन कर लो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पूछना होगा आपको। नहीं इसका नहीं, दूसरा का करवा लो, ऐसा के चल देंगे। ये जब होने के बाद बेटा रिवीजन करो दीजिए। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपको पता है पूरा चैप्टर आता है, रिवाइज करो एक बार। देखो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, एक बात मत करो बेटा, हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि माइक्रोब्स का जो यूज होता है वो हमारी जो ह्यूमन लाइफ होती है उसमें कैसे होता है, ठीक है। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था आपको माइक्रोब्स का यूज किसमें होता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। क्या होता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, ठीक है, पहले बताया था। दूसरा बेटा किसमें बताया था, बेवरेज में, ठीक है, इंडस्ट्री लेवल पे होता है। तीसरा बताया था आपका एंटीबायोटिक बनाने में, सही है, ऑर्गेनिक एसिड बनाने में, इन सब के बारे में बताया था। इसके बाद नेक्स्ट आया था हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट। क्या बताया था, सीवेज ट्रीटमेंट, सही है। यहाँ पे आपको बताया दो प्रोसेस होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, सही है, ये सब पता है आपको। इसके बाद पांचवा जो मैंने बताया था वो बताया था इट इज बायोगैस। किसमें बताया था, बायोगैस, सही है। और इसके बाद जो हमने पढ़ा था छठा, वो पढ़ा था किसमें, माइक्रोब्स का यूज पढ़ा था, जो बायो कंट्रोल एजेंट, वो पढ़ा था बायो कंट्रोल एजेंट। यानी कि कौन कौन से ऐसे चीजें होती हैं जिससे क्या होता है, माइक्रोब्स हेल्प करते हैं किसमें, जिससे हम पेस्ट वगैरह को खत्म कर सकें, डिजीज वगैरह जो होती हैं, पेस्ट डिजीज करते हैं ना। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे किसमें, हेडिंग डालो माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। हेडिंग डालो बेटा माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। अब हम लोग देखेंगे कि माइक्रोब्स का यूज हो रहा है बायो फर्टिलाइजर के रूप में कैसे होता है, कैसे करके हमें हेल्प करती है माइक्रोब्स। देखो मैंने आपको बताया था साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना है आपने, बताओ कहां पे आपने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया के बारे में, मोनेरा, किंगडम मोनेरा में, ठीक है। मैंने आपको बताया था साइनोबैक्टीरिया के बारे में, मैंने कहा था वहां पे दो बैक्टीरिया होते हैं, इसका नाम होता है नोस्टॉक और एनाबिडिया, सही है। जो एंटीसेक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं कैसे होते हैं, सब लोग हो गए। और लोग आ गए क्या, वो सरकारी रेट पर आएगा। अरे निकले पूछा नहीं रेट पर अरे टेस्ट पर वो कह रहे सरकारी रेट पे आएगा। हाँ की बात कॉपी करके बोल दो, चलो प्रेम ना संगीत ऐसा ही है। प्रेम बार कह रहा है सरकारी रेट आएगा। इसे स्टेज दिन आया था, और आया था वो चैनल कौन से दिया था, कौन से किया था, क्यों टेस्ट खत्म हो गए थे कितने बच्चे आ गए, बच्चे नहीं आ गए थे, सारे बच्चे आए थे। और भी बच्चे आए थे जो जैसे नहीं आते हैं ना, वो भी आ गए थे, वो वैसे क्लास में आते हैं नॉर्मली, तो बच्चे आने लगे, ठीक है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अपने, क्या करता है, पढ़ाई कर रहे हो, कौन कर रहा है, क्यों बेटा आपके पास 2 मंथ बचे हैं, पढ़ाई करो मेरे, ठीक है। और आप लोग अभी पता है पर डे पढ़ाई करो, इतना टाइम मिल सके उतनी पढ़ाई करो। और सेकंड क्या है कि आपकी डॉट हो गई, एनसीईआरटी को फॉलो करो, ठीक है, खाली एनसीईआरटी को
एनसीईआरटी की आपको लाइन लाइन टू लाइन सब पता होना चाहिए। और सेकंड, हर चैप्टर को पढ़ो, सही है। ऐसा नहीं कि पुराने चैप्टर जो हो गए उनको हम छोड़ देंगे। फर्स्ट ईयर का जैसे आपको चल रहा है, आपको स्टार्टिंग से एक बार देख लो, जैसे एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट, जो आपके चैप्टर एक टेस्ट के थ्रू कंप्लीट करवाया था। इसके बाद सेकंड जैसे आपका प्लांट फिजियोलॉजी होगी, इसको एक बार देख लो, सही है। इसके बाद साइटोलॉजी देख लो एक बार, जैसे आपको मैंने दे दिया साइटोलॉजी सेल टेस्ट आपको बाय सेल साइकिल, सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बेकार नहीं है, उनसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों को तैयार तो करनी है बेटा, तो इसीलिए जरा इसके बाद आपको प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दो। क्या कर दो? प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें आपका आपकी नेक्स्ट टेस्ट में दूंगा प्लांट फिजियोलॉजी दूंगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, क्योंकि चैप्टर आपको बेकार लगते हैं, बेकार नहीं है, बहुत अच्छे चैप्टर हैं। प्लांट बेकार क्या पढ़ना तो अच्छा चैप्टर है। और आप लोगों पे बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल, सेल डिवीजन, दो चैप्टर आएंगे, करते हैं, तैयार कर दो बहुत अच्छे से, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, ठीक है। और बल्कि आज टाइम बचेगा तो मैं बायोमोलिक्यूल्स का रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं कि बायोमोलिक्यूल्स का रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे हम किसी दिन फिर से कल करवा देंगे, किसी दिन करवा देंगे सेल साइकिल, सेल डिवीजन एक बार अच्छे से। इससे क्या होगा, आप लोगों को फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, और आप लोग घर पे पढ़ाई करो, डाउट तो उससे क्लियर हो, ठीक है। लेकिन बेटा ये अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ो उसे फिनिश कर दो। फिनिश का मतलब होता है कि हमारा कोई डाउट नहीं बचा, कोई क्वेश्चन नहीं बचा, अब हम लोग आराम से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग बड़े आराम से कर दोगे। ऐसे करके आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं करनी है कि नॉर्मल अभी भी डाउट रह रहा है, चैप्टर तो हो गया लेकिन पता नहीं क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली तो आप लोगों ने हमें डाला माइक्रोब सेल बायो फर्टिलाइजर, क्या डाला? यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं बताओ? बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर का मतलब होता है बेटा, फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है? खाद वगैरह आप लगाते हो जमीन, जिसमें क्या होता है सॉइल वगैरह की फर्टिलिटी बनी रहे, वही तो होते हैं फर्टिलाइजर। भाई आप गेहूं लगाते हो, ऐसे बोल सकते हो, हाँ, उपज क्षमता बनी रहे, उसकी फर्टिलिटी बनी रहे, यानी क्षमता बनी रहे, इससे क्या हो, फसल हमारी अच्छी हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो बेटा उसको करने के लिए? उसमें खाद डालते हो, खाद डालते हो, दवाइयां लगाते हो। अगर जैसे आपने देखा होगा यूरिया लगाते हैं किसान, क्या लगाते हैं? यूरिया। यूरिया के कट्टे में पता है क्या लिखा होता है? एनपीके, क्या लिखा होता है? एनपीके। और एन का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। हाँ वही तो, एनपीके अलग है, खाली है। हाँ तो यूरिया, चलो यूरिया यूरिया भी नाइट्रोजन होता है। हाँ उसमें तो होता है। दूसरा बात सुनो, अगर प्लांट्स के लिए मैक्सिमम जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो क्या होती है? नाइट्रोजन। क्या होती है? नाइट्रोजन। बात में मतलब नाइट्रोजन की प्लांट की जरूरत पड़ती है। अब अगर कुछ ऐसा माइक्रोब्स हो या ऐसे बैक्टीरिया हो जो एटमॉस्फेयर में, आपको पता है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है बेटा, सबसे ज्यादा क्या है एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन। कितने परसेंट है? 70% है वो में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में। अगर प्लांट ऐसा करे बेटा, अगर ये कोई प्लांट है, मान लिया क्या है प्लांट, ये कोई प्लांट है, अगर इसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्ट मिल जाए, क्या मिल जाए? डायरेक्ट मिल जाए, तो क्या प्लांट को यूरिया लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। बताओ लगानी पड़ेगी क्या? हम लोग जो खाद लगाते हैं लगानी पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट क्या ले लेगा? नाइट्रोजन ले लेगा। नहीं, लेकिन जो प्लांट की एब्जॉर्बेड फॉर्म होती है नाइट्रोजन लेने की, वो होती है नाइट्रेट। क्या होती है? क्या होती है बेटा? नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट। प्लांट इस फॉर्म को ऑब्जर्व करते हैं, सही है। और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, अगर उसको कोई बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दे, तो प्लांट को फिर हमें यूरिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा, जब मैं नॉस्टो का एनामिया के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था ये बात, वो कैसे बैक्टीरिया होते हैं? एंटीफिक्स बैक्टीरिया होते हैं। मतलब ये हुआ, वो क्या करते हैं? डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे तो उन प्लांट में क्या नाइट्रोजन लगानी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और जब नाइट्रोजन लगानी नहीं पड़ेगी, यानी यूरिया लगाओगे, तो ये किसका काम करेंगे? बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट लिखते हैं, समझते हैं। तो देखना बेटा,
फर्स्ट पॉइंट देखो, बायो फर्टिलाइजर्स आर आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म that enrich the nutrients quality of the soil nutrients quality of the soil। इसका मतलब हुआ बेटा कि सॉइल जो मिट्टी है उसमें किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी ना रहे। भाई मिट्टी कैसी होती है, फर्टाइल भाई तो होता है बेटा, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा उत्पादन करेगी। अब ऐसी भी मिट्टी है इसमें कुछ है ही नहीं, उपजाऊ नहीं है, हाँ ऐसे बोल सकते हो। उपजाऊ नहीं है तो उसमें क्या करते हैं, भूरा लगाते हैं। भूरा होता है मैन्योर, जो आदमी खुद खाद बनाता है, मैन्योर होता है, भूरा डालते हैं, गोबर से बनता है, गोबर होता है, गड्ढे में डाल दो तो खाद बन जाता है, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, खेत में लगाते हैं, ठीक है। राख भी डालते हैं, और सेकंड क्या डालते हैं, राख भी डालते हैं। राख में भी इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं बहुत सारे। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है कि मिट्टी की क्वालिटी, जो मिट्टी की क्वांटिटी होती है वो भी चेक होती है, इसमें फर्टाइल किसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने नहीं है। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो इसका मतलब मिट्टी कैसी नहीं है, उपजाऊ नहीं है। आपने देखा होगा वो, अच्छा कम कैसे जाती है। जैसे आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि क्या होता है कि फार्मर जो होते हैं वो लगातार एक ही फसल लगाते रहते हैं कंटिन्यू। जैसे गन्ना करना है, उसमें गन्ना ही करना लगातार नहीं कर रहा। अब अगर 5 साल तक ऐसा करोगे, लगातार गन्ना करते रहोगे, तो क्या होगा, उस मिट्टी में जो गन्ने अपनी गन्ना लगातार एक फसल हो रही है तो वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी मिट्टी में। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें फिर गन्ने की उत्पादन क्षमता नहीं रहेगी, गन्ना भी उत्पादन सही से नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, किसानों को करना चाहिए ऐसा कि एक फसल चक्र होता है। फसल चक्र का मतलब पता क्या होता है, उसका मतलब होता है कि एक बार गन्ना कर लिया एक साल, इसके बाद गेहूं करो, उसके बाद धान करो, इसके बाद कोई और फसल कर दो। तो ये क्या होता है, साइकिलिंग चलती रहती है, क्या चलती रहती है, साइकिलिंग। और मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो लगातार बढ़ी रहती है, सही है। और अगर आप लोग लगातार गन्ना कर रहे हो तो आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स को देना पड़ेगा। जैसे आप लोग खाद लगाते हो, जिंक लगाते हो, जैम लगाते हो, क्या करते हो, सब चीजें करना पड़ती है। और ये इसीलिए करना पड़ती है कि फसल क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। क्लियर। तो आप लोग लिखो बेटा, लिखो द मेन सोर्स इंक्लूड, इसी में लिखो द मेन सोर्सेस इंक्लूड, द मेन सोर्सेस इंक्लूड, the main sources include bacteria, fungi, and cyanobacteria। बेटा cyanobacteria को किस नाम से बोलते हैं, बताओ। cyanobacteria को किस नाम से जानते हैं, हाँ हिंदी में बता रहा हूँ, बिलीवरी ना लगी यहाँ बी सही है। सर हिंदी आगे लगी, हां भाई तो करो, हिंदी में बता रही है, तो करो एंड साइनोबैक्टीरिया। तो बेटा ये बैक्टीरिया हो गए तुम्हारे, या तुम्हारे क्या हो गए, फंगस हो गया या फिर बीजीए हो गया। ये क्या करते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स मात्रा को बना के रखते हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि कुछ एंटोफिक्स बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो हम लोग एक करके बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, देखो द रूट नोड्यूल, देखो द रूट नोड्यूल। कल से आपका बेटा बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हां तो आपको छुट्टी मत करना, ठीक है, कोई बेटा। देखो द रूट नोड्यूल, देख लिया, formed by राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बेटा, राइजोबियम बैक्टीरिया, on root of
लेग्यूमिनस प्लांट लिख लोगे, लेग्यूमिनस प्लांट increase the nitrogen level of soil, increase the nitrogen level of soil। बेटा जो लोग खेती करते हैं उन्हें पता होगा, गन्ने में कितनी खाद डालते हैं, हर पानी पे एक कोई लगा रहा है 1 कट्टा तो दूसरा लगा रहा है 2 कट्टे, कहता है मेरा गन्ना बेकार ना हो जाए इससे हर पानी पे। अब बताओ हम लोग खाद में क्या लगा रहे हैं, नाइट्रोजन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं बेटा, नाइट्रोजन। अब अगर नाइट्रोजन प्लांट को डायरेक्ट मिलने लगे तो कितना फायदा हो जाएगा, हम लोग खाद लगाने की जरूरत। लेकिन अब एक बात सुनो, जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है कौन से होते हैं, पल्सेस वाले, या हम बोलते हैं इनका फल जो होता है वो लेग्यूम टाइप का, फली टाइप का, सही है। उनमें उनकी जो रूट होती है उनमें कौन से बैक्टीरिया रहते हैं, राइजोबियम हो गया, तो वो क्या करता है वहां पे, क्या करता है एंड मिक्स करता है, क्या करता है एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्ट फिक्स कर देता है नाइट्रेट में, और नाइट्रेट क्या करता है प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है वो होता है नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट। दूसरी बात सुनो, आप लोग कभी यूरिया कटर देख रहे हो उस पर लिखा ही होगा नाइट्राइट या नाइट्रेट, यूरिया में वो नाइट्रोजन नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट, क्लियर। तो नेक्स्ट वन लिखना बेटा सर जी, ये वो है क्या कीड़ा है ना, इंसेक्ट, धान को उस पे गन्ने की पत्ती है, गन्ने पत्ती नहीं हो, गेहूं की पत्ती है सर, बेचारा नहीं आ रहा है, देखो आप ध्यान से देखो जो आप बता रहे हैं मोनोकोट है तो मोनोकोट की यहाँ ये बेटा ऐसे नाम मुझे इसका नहीं पता है, एक पत्ती पे इतने बैठे हुए होगा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लग तो सही रहा है, अब सही लग रहा है, डील कर रहा होगा अपने प्लांट में। ये एक ही पे कितने सारे, बेटा लिखना, नेक्स्ट लिखना, देखो एजियोटोबैक्टर, क्या लिखना बेटा, एजियोटोबैक्टर, एजियोटोबैक्टर एंड एजोस्पिरिलम, स्पेलिंग बोलो ना, AZOSPIRILLUM, देखिए आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया, आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया, आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया that live in soil, that live in soil, soil, ठीक है, and fix atmospheric nitrogen, and fix atmospheric nitrogen into organic form, and fix atmospheric nitrogen लिखिए into organic form। तो बेटा आप लोग एजियोटोबैक्टर को और उसको भी अलग कर लो, ठीक है। ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये कोई लेग्यूमिनस प्लांट नहीं रहते। और वो वाला कौन सा है, कौन सा बेटा, ए जो तुम्हारा कौन सा है, पहले लिखवाया था राइजोबियम, वो क्या होता है लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है, ठीक है। तो इस तीनों को आप लोग अलग करना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, कोई सुना सकता है। लिख लिया, क्लियर हुआ। तो ये क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे किसमें, नाइट्रेट में। इसके बाद प्लांट क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्लियर। कौन कौन से एजियोटोबैक्टर हो गया, एक कौन सा है ये एजियोस्पिरिलम हो गया, और इसके बाद एक कौन सा है बेटा राइजोबियम बैक्टीरिया होगा, ठीक है। लेकिन राइजोबियम का नाम ध्यान रखना किसके साथ, ए लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, और ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। ये वैसे ही क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, इससे प्लांट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपने तीनों बैक्टीरिया को क्या कर लिया, अंडर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा समझो, मैंने आपको बताया था सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ, फंगस के साथ, किसका, प्लांट्स का, किसका बताया था, प्लांट्स का। मैंने बेटा कहा था
एक होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है एल्गी और कि फंगस को रूट से फायदा हो और रूट को फंगस से फायदा हो। जैसे हाँ सैपोसी हो सकते हैं। हाँ सैपोसी नहीं, बेटा देखो ये कोई फंगस है, क्या है? फंगस जिसका नाम होता है ग्लोमस। क्या होता है? ये फंगस है, सही है। अगर ये हायर प्लांट के साथ रह रही है और वो भी प्लांट के रूट के साथ, किसके साथ? प्लांट के रूट के साथ, सही है। इस एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। इसी को तो बोलते हैं जी सर, सही है, माइकोराइजा बोलते हैं। तो आप लोग देखो इसको इससे फायदा हो रहा है और इसको इससे फायदा हो रहा है। आप लोग सोच रहे हो सर प्लांट रूट को क्या फायदा होता है? तो प्लांट रूट को ये तो एक फायदा होता है कि जब जो ग्लोमस होता है वो चारों तरफ से लगा हुआ होता है, प्लांट में की रूट में इन्फेक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता? और दूसरा क्या होता है कि जो वाटर एब्जॉर्ब करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। कौन? फंगस। और फंगस को भी क्या मिल जाता है? खाना मिल जाता है प्लांट से। भाई फंगस तो हाइड्रोटोपिक होता है, तो इसको तो खाना ही चाहिए होता है और इससे कुछ नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो ये क्या करता है? इससे न्यूट्रिएंट्स लेता है। क्लियर हुआ? तो ये फंगस जो, इसका नाम क्या है बेटा? ग्लोमस। क्या है? इंपॉर्टेंट है, आपको नाम ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक बच्चा बताएगा मुझे, मैंने कहा था वहां पे जो माइकोराइजा बनाता है प्लांट इग्नम, अभी आपने टेस्ट किया है, माइकोराइजा बनाता है वो साइकस के साथ बनाता है, पाइनस के साथ? किसके साथ बनाता है? पाइनस के साथ, सही है, बच्चों को याद है। तो क्लियर है आपको? तो पाइनस प्लांट के साथ, प्लांट के रूट के साथ क्या करता है? ग्लोमस फंगस मिलकर क्या बनाता है बेटा? माइकोराइजा। क्लियर है आपको? तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, अब हम लोग ध्यान रखना बेटा, ऐसे पाइनस साइकस में बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा था वहां क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, आए होंगे, आपने टेस्ट किया होगा। हां, और नीट में भी आएंगे, ध्यान रखना। इनकी ट्रिक मान लेना, ध्यान ना रहे। जैसे साइकस होता है, साइकस होता है, उसके साथ क्या होता है? उसके साथ ये होता है कि साइकस जो होता है उसके साथ कोरोलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोलाइड होता है, तो एंटीसिमेट्री रहते हैं। और इसके बाद मैंने कहा था पाइनस के साथ फंगस रहता है और क्या बनाता है? माइकोराइजा। ऐसे जाना रहे, ध्यान रखना। पीएम कौन? नरेंद्र मोदी, पीएम, ठीक है। पीएम से आपको ध्यान रहेगा, पाइनस और माइकोराइजा, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। लेकिन आप लोग अपनी वीडियो बनाया करो, मेरी बात में सीएम और पीएम दोनों एक ही लगेंगे, आपको लगेगा पीएम तक सीएम भी हो सकता है, सही है। चलो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लिखो बेटा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई with angiosperm plant, with angiosperm plant, with angiosperm plant, ब्रैकेट में लिखना बेटा माइकोराइजा। क्या लिखना है आपको? माइकोराइजा। क्या बनाते हैं? माइकोराइजा, ठीक है। और एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन क्या बोलते हैं बेटा? लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन। जब एल्गी और फंगस एक साथ क्या करते हैं? सिम्बायोटिक तरीके से करते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से फायदा। क्लियर? जैसे सिम्बायोटिक तरीके से प्रेमपाल में ये रहता है, कौन रहता है? मुरलीधर। मुरलीधर को प्रेमपाल से फायदा है, प्रेमपाल को मुरलीधर से फायदा है। तो इन दोनों एक्शन क्या बोल देंगे? सिम्बायोटिक, ठीक है। तो लोगों को इनका क्या फायदा बेटा अपना? प्रेमपाल। तो इससे क्या फायदा है? कोई फायदा है? बताओ क्या फायदा है? वर्क शेयर कर देता है, ये नहीं आता है। क्या करता है? वर्क शेयर कर देते हैं, एक नहीं आता तो दूसरा कर देता है। फोटो लेके अभी तो मुझे क्या दिखा रहा है? क्या फायदा दिखाया मैंने? अच्छा ये फायदा है तुम्हारा कि बोस को वर्क सेट कर देता है, बोस को रहता है। हाँ ये फायदा होना चाहिए। अच्छा मुझे लगता है तुम किसी के साथ रहो तो हमेशा सिम्बायोटिक तरीके से रहो। अगर तुम सिम्बायोटिक तरीके से नहीं रहे तो तुम्हारा रहने में फायदा ही नहीं है। अगर एक आदमी को फायदा हो रहा है दूसरे को फायदा ही नहीं हो रहा है तो तुम बेवकूफ हो, इसका मतलब हो नहीं हो। अगर कोई दो जोड़ी हैं तो उसमें दो जोड़ी में दोनों को फायदा हो, एक को ना हो, सही है। एक का अगर एक को फायदा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? तो तुम बेवकूफ हो। तीसरा बात है। चलो ठीक बेटा देखना क्या कर रहा है? मुरलीधर क्या नाम है? तो तीसरा वाला बेवकूफ है, तो ले ले। हाँ अब तुम दोनों में एक फायदा हो रहा है ना। अब
अब अगर तुझे उससे कोई फायदा नहीं हो सकता माइक्रोस्कोप की गेन नहीं बता चलो ठीक है चलो बेटा ठीक है देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद एंजियोस्पर्म लिख लिया ब्रेकेट लिख लिया माइक्रोराइजा ब्रेकेट बंद करो आल्सो इंक्रीज द fertility of soil नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा लिखो ग्लोमस इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेडिंग करना वो हेडिंग की सॉरी अंदर करना ग्लोमस GLOMUS ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा फॉर्म माइकोराइजा that absorb phosphorus from the soil and passes it to the plant अब बेटा देखो प्लांट में कितना बड़ा फायदा है सही है जो ग्लोमस फंगस है वो क्या कर रहा है प्लांट के लिए फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके किसे दे रहा है प्लांट के लिए दे रहा है सही है अब प्लांट को तो फायदा हो रहा है इसके बाद अगले लिखो बेटा देखो these microbes also provide benefit like देख लिया like resistance to root पैथोजन यानी कि रूट को किससे मारा जाता है पैथोजन से कॉमा लगाओ और लिखो टॉलरेंस टू सालिनिटी यानी कि जो जहां पे अगर ज्यादा खारा पानी है तो वहां पे प्लांट को रहने की क्या मिलती है शक्ति मिलती है क्षमता टॉलरेंस ठीक है टू सालिनिटी एंड ड्रॉप सूखा एंड ड्रॉप लिख लोगे एंड ड्रॉप बेटा लिख लिया तो देखो यहाँ पे क्या होगा प्लांट को पहली बात तो पैथोजन से फायदा हुआ रूट को क्योंकि वो जो फंगस है वो चारों तरफ लिपटा हुआ है दूसरा क्या कर रहा है फास्फोरस दे रहा है प्लांट को मिट्टी से एब्जॉर्ब करके और तीसरा क्या है बेटा कि प्लांट के लिए जो सालिनिटी अगर कोई बहुत ज्यादा वाटर कैसा है खारा है पानी खारा है और दूसरा क्या बता रहा है कि यहाँ पे अगर सूखा वगैरह आ गया मतलब यानी कि यहाँ पानी कमी जाती है तो उसमें प्लांट क्या रहेगा टॉलरेट ज्यादा रहेगा उसके क्षमता होगी अच्छा एक बार बताओ मुझे तो चल रहेगा बेटा ये बताओ अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आपको बताया 3 टाइप की साइकिल होती है C3 साइकिल होती है C4 होती है कौन से होते हैं कैम प्लांट C3 प्लांट होते हैं C4 प्लांट होते हैं कैम प्लांट होते हैं सबसे ज्यादा ऐसे कौन से प्लांट होते हैं जो नॉर्मल अगर पानी की कमी है तो उसमें सेंसिटिव दिखा लेंगे मतलब हो जाएंगे मतलब जहाँ सूखा हो गया सही जहाँ पानी कमी है बहुत ज्यादा तो ऐसे कौन से प्लांट होंगे जो ज्यादा उसको सर्वाइव कर जाएंगे कौन से वैसे तो अगर नॉर्मली मैं बोलूं तो कैम प्लांट क्योंकि कैम प्लांट जीरो फाइट प्लांट ही होते हैं कैम प्लांट का मतलब होता है जो पानी के बिना ही रहते हैं जैसे नागफनी वो कैसा होता है जीरो फाइट प्लांट होता है कैसा होता है जीरो फाइट वहां पे क्या होता है कि उनके पास क्या होता है एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है भगवान जी की उन्हें पता होता है कि उसके स्टोमेटा जो होते हैं वो दिन में ओपन ही नहीं होते जब वो दिन में ओपन नहीं होंगे तो क्या होगा
तो वो वाष्पीकरण वाटर वेपर एक यानी कि हम बोल सकते हैं वाटर वेपराइज होगा ही नहीं, ट्रांसप्रेशन होगा ही नहीं। और जब ट्रांसप्रेशन नहीं होगा तो प्लांट को कितना बड़ा फायदा होगा भाई। प्लांट सबसे ज्यादा पानी हम लोग गर्मी में क्यों लगाते हैं खेतों में पानी ज्यादा, क्योंकि उस टाइम ट्रांसप्रेशन बहुत होता है और ट्रांसप्रेशन ज्यादा होगा तो पानी को वाटर की जरूरत ज्यादा होगी। सही है। कैम प्लांट में क्या होता है, आपने देखा होगा नागफनी सभी घर पे लगी होगी, लगी नहीं होगी तो लगाई होगी कभी लाइफ में, देखी भी होगी। देखी आपने देखा होगा नागफनी में कोई पानी लगाता है क्या? बहुत कम पानी लगाते हैं क्या? और वो भी ये देखो पहले तब कंडीशन बता रहा हूँ जब कोई मलैया वगैरह होती है मिट्टी की उसमें लगाते हैं, तब ये कंडीशन है। अगर हमने ऐसे लगा दी मिट्टी में तब तो उससे जिंदगी में पानी में लगाओ। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग घरों में लगाते हैं तो वो मटका वगैरह होता है उसमें थोड़ी मिट्टी डाल लगा देते हैं तो उसमें भी डेली पानी लगाया रहता है। उसमें भी कभी 2 महीने में एक 15 यूज लगाते उसका यूज क्या होगा? उसका यूज तो ये होता है कि ऐसे होता है नाम नहीं लगाते लोग तो मैं अरे तुम्हें नहीं पता है? मैं तुम्हें बताऊं नहीं लोग क्या? हाँ इसलिए लगाते हैं, मुझे ऐसे पता है इसलिए नजर ना लगेगा। नजर के लिए तो ये उसको नेगेटिविटी के लिए होता है। नेगेटिविटी के लिए हाँ ये बात सही है। ये होता है कि नजर ना लगे। किसको? और एलोवेरा लगा दो तो इसीलिए लगाते नहीं है। बेटा एक करके बोलो आप। हाँ क्या करके बोलो? हाँ एलोवेरा तो इसलिए लगाते हैं नॉर्मली कि हम उसके बाद में चेहरे लगा देंगे। इसे लगाते हैं ना, चेहरे लगाते हैं, हम कॉल लगाते हैं, लगाते हैं लोग एलोवेरा लगाते हैं तो क्या होता है स्किन चमकीली रहती है। उससे ठंडा ठंडा लगता है गर्मी में इसलिए लगाते हैं। अरे नहीं सर पिंपल्स वगैरह पिंपल में निखार भी आता है। निखार भी आता है चीज तो सर एलोवेरा हो गया। अभी तो सुनो बात, दूसरी बात सुनो। उससे अगर कोई फायदे नहीं लगा मैंने सुना है खाली नाम नहीं लगाने के कारण मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या सुना है, पहला ये सुना है कि जो घर होता है उसको भी नजर नहीं लगाएगा पहली कंडीशन। दूसरी होता है कि घर में कोई निगेटिविटी मतलब ने बताया कोई ऐसे होता है ना भूत वगैरह बेकार आप नजर से रिलेटेड होती है ना, मतलब किसी बुरी नजर हो या नहीं आत्मा वगैरह प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है। दूसरी बात अब आरती कर रही है बात में करो बेटा, मैं नहीं कह रही आरती कर रही है कि नागफनी इसलिए नहीं लगाते हम लोग कि और उल्टा भूत ना जाए। अच्छा एक बात और बताओ, वो भी तो लगाते हैं वो काली मलैया करके वो हाँ, दे देते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काट। हाँ वो नजर के लिए वो नजर के लिए होती है। पता नहीं है जब घर बनता है तो एक मलैया उल्टी है काली रंग से बोल देते हैं या जूता डाल देते हैं लेकिन बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कोई सर या भी लोहे की जूता भी डाल देते हैं। जूता लगा के जूता उससे क्या होता है? उसी से जी भी होता है सर। उससे क्या होता है ब्लैक ट्रैक्टर वगैरह को लेके आता है जूता लगा के चमड़े का ये सब सही बात है होगा सर रीजन होगा रीजन कुछ। अच्छा रीजन तो है वरना इतने लोग तो नहीं मानते। अच्छा नजर लग जाती है ऐसा भी है, नजर लगा दी है। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं नॉर्मली पुराने लोग होते नहीं है नजर लगा दी कह देते हैं कि जैसे एक तरह से बोलते हैं उसे श्राप देना। ये भी बोलते हैं कि अपने आप की जलने लगती है, ये भी बोलते हैं। अगर कोई अपना खास आदमी है वो तुम्हारी नाम भी कर रहा है कि ये तुम अच्छे लग रहे हो तो कहते हैं अपने आप की जलने लगती है। ऐसा होता नहीं उसमें, ऐसा भी तो होता है। तो अपनी अपनी धारणा है पता नहीं क्या होता है। चलो सबका अपना मानना है। आदमी ने धागा पहन लिया कहीं में लगेगी ये है नहीं कलावा आजकल बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तो होता है क्या मेरे तो मेरी तो देखो सर पैर में बांधते हैं पैर में बांधते हैं काला काला। हां वो तो लड़कियां बांधती हैं। नहीं लड़की भी बांधती है सर ये बताइए ऐसा क्यों मानते हैं पैर में धागा काला ऐसे यहां बांधा हुआ है। अरे हाथ पैर में यहां बांधा है हाथ में तुम और सर कलावा मानता हूं। हां क्यों मानते हो क्या कलावा उसमें भी बोलते नजर लगती है कैसे होती है
नजर लगती नहीं, नजर कुछ लोग सर फैशन भी मानते हैं। फैशन के लिए बहुत से दोनों पैर में मानते हैं, दोनों पैर मानते हैं। चलो भाई, अगर ऐसा है तो हम लोग गले ही मानते हैं, यहाँ भी मानता, पैरों भी मानते हैं, ठीक है, और अच्छा है। धागे धागा मानते हैं। चलो बेटा आप बात खत्म करें, पढ़ लो। देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो साइनोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बेटा? साइनोबैक्टीरिया। देखो आप लोग ये बातें किया करो, अच्छी बातें, लेकिन साथ में पढ़ाई किया करो। ऐसा नहीं खाली मजाक करना, ठीक है? ये सब बातें पता होनी जरूरी है और ये लाइफ का पार्ट होता है, सही है? आप लोग ज्ञान खाली किताबों में सीखा करो, आसपास के लाइफ से सीखा करो, समाज से, वरना बहुत ऊपर बहुत अच्छा करके और अपनी जिंदगी की शिक्षा से आप प्रोवाइड होगे, मतलब ये तुमको डिस्ट्रॉय करने वाले बहुत सारे लोग तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे, फिर तुम खत्म हो जाओगे। ऐसे भी लोग देखे मैंने जो बहुत सक्सेसफुल थे, बहुत दिमाग से अच्छे थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि उनका कोई दोस्त हो गया या उनके कोई साथ रहने वाला भाई हो गया, पापा हो गए, मम्मी हो गए, या फिर कोई पति हो गया, पत्नी हो गई, कुछ भी सकते हैं, उनने उनकी जिंदगी को कलंक बना दिया। फिर ऐसी जिंदगी हो गई उसकी कि उसे ये समझ में आ रहा है कि खाना पे क्या खाना है, इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉय आदमी रहता है। तो मुझे लगता है कि आपको इन किताबों के साथ साथ लाइफ को भी सीखना चाहिए कि कहीं आप ऐसे लोग चक्कर में ना पड़ जाओ। और ये बहुत बड़ा एक जिंदगी का पार्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है अच्छा खासा व्यक्ति यदि झंड जाती है, बिल्कुल झंड जाती है कभी, और वो उसको छोड़ भी नहीं सकता। हाँ कहते ये ऐसे कंडीशन आती है कि ना तुम छोड़ सकते ना ही उसको करेगा सकते, अब तुम बीच में अटके हो तो जिंदगी जहां मर गई। वरना आप लोग सोचो बेटा, सुशांत सिंह राजपूत IIT बंदा था, बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा था। मुझे लगता है कि आज तक का मुझे सबसे ज्यादा सदमा जो दिया वो सुशांत सिंह ने दिया। मैं एक महीने तक सोचता रहा था उसके बारे में, ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि मुझे जो लगता है टैलेंटेड बंदा है, अच्छा दिमाग से है और इतना ज्यादा उसके पास स्किल है। बेटा स्किल का मतलब होता है, अब सुनो, उसने फांसी लगा ली तो सोचो जिंदगी एक बार मिली है, तो मुझे लगता है कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइफ को सीखना बहुत जरूरी है। सर मेंटली भी हो जाते हैं लोग, मेंटली भी हो जाते हैं, हाँ ये वो हकीकत है कि चिरंजीवी में टॉपर था वो मेंटली इसमें, हाँ हो सकता है ऐसा। अर्जुन सिंह सब कुछ पढ़ाई नहीं होती है, कुछ ऐसी चीजें भी होती है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत से अच्छा मुझे एग्जाम्पल आज तक दुनिया में कोई नहीं मिला। जो बंदा IIT में 7 रैंक लेके आया हो, ये बहुत बड़ी बात है। कितने लोअर कैटेगरी से निकला? 7 रैंक, सोचो तुम्हारे नीट में 7वीं रैंक आ जाए, ऐसी IIT में 7वीं रैंक आना। हम लोग सोचते हैं खाली मेडिकल लाइफ को मिल जाए, खाली मेडिकल कॉलेज, वही तो सोचते हैं हम लोगों को मिल जाए खाली, वो 7वीं रैंक लेके आया, कितना टैलेंटेड होगा पहली बात। दूसरी खाली टैलेंटेड मतलब नहीं था, उसके साथ उसकी स्किल देखो। बॉलीवुड में जगह बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, इतनी बड़ी बात होती है वो भी खुद से कि आप लोग वहां जाओगे, एक सीन तो छोड़ो तुम, वे बहुत बड़ी बात हो गई, किसी एक्टर से मिलने के लिए तुम्हें साल लग जाएंगे पर्सनल, और वो बेटा बॉलीवुड का एक अच्छा खासा नाम बन गया। सर MS धोनी फिल्म में तो उसका ये रोल दिखाया था, MS धोनी जो है, और तो उसके बाद इसका मतलब स्किल बहुत अच्छी होंगी, लोगों से बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, मतलब हम लोगों से कई लाख होना चाहिए। लेकिन उस बंदे ने अगर फांसी लगाई तो कहीं ना कहीं वो गलत फंस गया होगा कहीं पे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि लाइफ को सीखना ही होता है, सब कुछ टैलेंट है, स्किल नहीं होती, IQ नहीं होता सब कुछ, समझ रहे आप? तो यही बात सीखा करो। नेक्स्ट देखो साइनोबैक्टीरिया, ब्रेक लिखना बेटा, अरे देखो ब्रेक देखो, नॉस्टॉक एंड एनाबीना, ब्रेक देखो, नॉस्टॉक एंड एनाबीना, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। क्या काटा? ये तो किसने? पत्नी ने काटा, काटा पति ने काटा, पति ने काटा पत्नी का गला, बारामुखी का है। अरे यार बारामुखी का दिखाया था। फिर कौन लगा बेटा? नॉस्टॉक एंड एनाबीना, देखिए इस वाले को ऑस्सीलेटोरिया देख लोगे, इसी में कौन आ गया? को ओस्सीलेटोरिया, OSCI सही है। इन तीनों को बेटा अटैक कर दो अच्छे से और ब्रेकिंग बंद कर दो।
एन, देखो ब्रैकेट बंद करके लिखो एन ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स, एन ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स, एन ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स। ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स फाउंड इन एक्वेटिक, फाउंड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अच्छा बेटा एक बात मुझे और बताओ, पहले लिखो एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है स्तरीय, एक्वेटिक का मतलब जलीय। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। एक बात बताओ मुझे, मैंने राइजोबियम को एडियोबैक्टर हो गया, उनको और इनको अलग अलग लिखवा रहा हूं, दोनों का काम तो एक ही है। दोनों का जो अपना अपना जीवन शैली है वो अलग अलग है। ये कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक है, सही है। और वो कैसे रहते हैं? सिम्बायोटिक तरीके में दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं, ठीक है। हां तो देखो आप लोग बेटा यहां पे क्या लिखा आपने? टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट लिख दिया। देखो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्लियर। ये क्या करते हैं बेटा? नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो इन पैडी फील्ड, इन पैडी फील्ड, पैडी का मतलब क्या होता है? इन पैडी फील्ड, पैडी का मतलब क्या होता है? बताओ तो लोग नहीं पता है। देखो बता, देखो इन पैडी फील्ड, पैडी का मतलब धान की फील्ड करते हैं, धान की। देखो इन पैडी फील्ड, पैडी फील्ड दिस एक्ट एज, धान की खेती, दिस एक्ट एज important biofertilizer। रिपीट करते हैं, in paddy field this act as important biofertilizer, important biofertilizer, important biofertilizer। क्यों? क्योंकि एंटीफिक्सिंग होते हैं। देखो कोई भी अगर एंटीफिक्स कर रहा है तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखो ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी also add organic matter, also add organic matter to the soil and increase its fertility। अच्छा ये बताओ इसके अलावा और क्या चीज होती है जिससे हम फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा भूरा, भूरा होता है, भूरा मैनू, उसको डालते हैं, मैनू को भूरे डालते हैं। इसके बाद आपने ये भी देखा होगा बेटा कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा तो नहीं है, सुना है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो खेत होता है खाली पड़ा होगा उसमें कुछ ऐसा गरो करा देते हैं, खाली खेत है जैसे ढैंचा गरो करा दिया, ढैंचा नहीं समझेगा फसल होती है ढैंचा, सही ढैंचा को करवाया करो, सही है। उसके बाद सर तो लेकिन पहले होता है सनई भी, सनई को लेकिन ऐसा ना सर सनई भी होती थी पहले। चलो उसके बाद को जोत दिया खेत को, पानी भर के रख दिया, जोत दिया और ये खेत की जुताई जाती है। उसके बाद क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे होता है। और क्या और भी बताओ ऐसा जो बढ़ जाए? गोबर तो खाली हो गया तो सनई होता है। और बताओ और भी चलता है? अच्छा मैंने कुछ लोगों को देखा है वो डालते हुए क्या चूना, चूना जैसे वो क्या लगाते हैं? वो ही हमकी साइड में ली, हमकी साइड जहाँ जैसे उपज मिट्टी ना हो वहाँ पर डालते हैं। जैसे ऐसा होता है जैसे कोई पेड़ पौधा या गन्ना लगाया है, उसमें गन्ना बार-बार सूख रहा है, बार-बार लगाने के कारण सूखने लगता है। तब सूखता है तो उसे डालने के बाद सूखना हो जाता है, उसकी जो बैक्टीरिया होते हैं फंगिसाइड बन जाता है। अच्छा चलो ठीक है बेटा, ये आप सुनो, अब बात मत करो, आराम से आप लोग बैठ जाओ। माइक्रोब्स इन, हम लोग पढ़ रहे थे क्या? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर।
मैंने आपको यहाँ ये बताया कि माइक्रोब्स का यूज ह्यूमन लाइफ में किस तरीके से है। तो हमने देखा मुझे लग रहा है कि लगभग अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे तो इंसान की लाइफ का थोड़ा सा बहुत पार्ट जो होगा वो खत्म हो जाएगा। सही है, क्योंकि माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल है ह्यूमन की लाइफ में। ठीक है, जैसे आपको वो खाने को नहीं मिलेगा, क्या पनीर खाने को नहीं मिलेगा, दही खाने को नहीं मिलेगा, दही नहीं होगा तो घी नहीं होगा, अल्कोहल पीने को मिलेगी, नहीं मिलेगी, बियर पीने को नहीं मिलेगी। इसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड नहीं बनेंगे। सही है, एंटीबायोटिक्स नहीं होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रेड आपको नहीं मिलेगा खाने को, ट्रीटमेंट नहीं होगा, सबसे बड़ी बात ट्रीटमेंट नहीं होगा, बहुत सारे ट्रीटमेंट नहीं होंगे। इसके बाद जो पानी गंदा हो रहा है वो सही नहीं हो पाएगा, साफ नहीं हो पाएगा, ये भी बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद बायोगैस, चलो बायोगैस भी नहीं बनेगी, ये भी रोल है अपने आप में। और लास्ट कौन सा था बेटा, बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम लोग यूज करते हैं माइक्रोब्स का, वरना भूरा भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ह्यूमन की लाइफ में बहुत बड़ा रोल था किसका, माइक्रोब्स का। इस चैप्टर में आपको करना क्या है, इस चैप्टर में आपको करना है खाली इतना, जितने भी माइक्रोब्स एंड सोर्स ऑर्गेनिज्म है खाली बस उनके नाम याद कर लो और तुम पूरा चैप्टर भूल जाओ। ये याद कर लो कि दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सी चीज किस ऑर्गेनिज्म से बन रही है। सही है, अगर हमको याद हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, बस चैप्टर तैयार हो गया। और बेटा एक बात और ध्यान रखो, यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन आने की पूरी गारंटी है। और चैप्टर कितना सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, खाली एक बार लिस्ट बना दो घर पे जाके, एक पेज छोड़ के नया चैप्टर लिखना। ठीक है, एक पेज में आप यही काम करना, किससे क्या बन रहा है वो लिख लिया, सोर्स ऑर्गेनिज्म लिख लिया। इसके बाद हम क्या करना है, बस वो याद कर लो, बात खत्म। किसी तरीके से एक्टिविटी एल्जे किस तरीके से, और एक बार याद कर लोगे 2 क्वेश्चन आप क्लियर हो गए। काफी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बेटा इसके बाद मैं आपको जो पढ़ाने वाला था अगला है बायोटेक्नोलॉजी। क्या है, तो किसी कारणवश मुझे ध्यान नहीं रहा कि चैप्टर खत्म होने वाला है, क्योंकि अब 5 दिन गैप हो गया था, तो मुझे ध्यान नहीं रही बात, तो मैंने यहाँ के देखा ज्यादा फोकस कर रहा, तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया। तो बायोटेक्नोलॉजी तो मैं आज नहीं कर पाऊंगा स्टार्ट, ठीक है, कल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बुकलेट लेके आऊंगा तब करूंगा। आप लोग ये बताओ, एक बात है बेटा, आप लोग ये बताओ आपको रिवीजन कौन सा करना है, कोई चैप्टर बता दो। बायोमोलिक्यूल सब लोगों का ही सही है, बायोमोलिक्यूल। चलो अब आप लोग चलो ना, बैठ जाओ आराम से और सुनो मेरी बात, ठीक है। हम लोग कथा सुनना है सर, कथा सुनना, ठीक है, कथा सुनना है। हाँ सुनना है, आराम से बैठ बैठेगा ना, जो बातें मैं पूछूं वो बताते रहना, वो तो बताते रहोगे जो बातें अरे कुछ तो तुम लोगों ने पढ़ा है इधर, क्या कॉपी लेके नहीं है, कहाँ पे लेके हैं, किताब तो है, किताब नहीं लेके आया तो नहीं। चलो बेटा हम लोग पढ़ते हैं, आपके टेस्ट में भी आने वाला है ना जी सर, एक बार ध्यान से पढ़ लो, अच्छा रहेगा। बायोमोलिक्यूल्स, देखो लेकिन बोलो मत खाली, अगर बोलोगे तो रिश्ता हो जाएगा, ठीक। आपके साथ बात नहीं है, शादी में शादी और हो रही है, ये पहली बार मैं तक देख रहा हूँ यहाँ पे सर, हमने दोनों बार सर की होगी पार्टी, वो परसों है, परसों आज का लिखा आज 19 20 21 22 अरे तो 22। चलो तो मैंने इसे पहली बार देखा था, अकेला बैठा हुआ, तो मैं कहूँ ये अकेले कैसे बैठी है, अब बैठते इसकी बात है सर ऐसे बैठिए तो सब लोग बैठे, तुम लोग बहन हो सिस्टर हो, खाली फ्रेंड हो, लेकिन पक्की वाली फ्रेंड हो हैं, किसकी मैं कहूँगा क्या आप पार्टी दे रहे हैं? आप हमें मैं आज नहीं दे, मैं नहीं कह रहा था, ये कह रहा है, ये आज की पार्टी वाले तो कभी नहीं करेंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, देखो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना बायोमोलिक्यूल्स, क्या पढ़ेंगे, आप लोग पार्टी चक्कर मत रहो बेटा, पार्टी करते रहा करो, जिंदगी पूरी पार्टी आप दिल्ली नहीं तो करेंगे, अभी आप लोग 2 महीने खाली पढ़ाई कर लो, सही है, आपका सत्संग आएगा, पार्टी हम देंगे, चलो सही है। और मजा नहीं आता पार्टी देने, वैसे क्या फायदा, 2 समोसे खाली पार्टी होती है, अच्छा सा लगता है। ये क्या है, देखिए देखा भारती देखो, अरे तुम नाम क्या, अरे ये क्या है,
ये कोई कीड़ा मारने के लिए कीड़ा दिखाया था आपको। कीड़ा मारने समझे क्या नहीं इसीलिए मैं छोड़ी बेटा ये क्या है कि अपने कैमरा वाला का समझ रहे हो बना देखो भाई बेटा समझो ये समझो के आधा पकड़ा है आपने। ए पढ़ लो बायोमोलिक्यूल्स टेस्ट में आया जान लो और सेल साइकिल सेल डिवीजन मैं दोनों का लेने का करवा दूंगा और आप लोगों को उससे गलत ना हो सही है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है सर बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। ये बायोमोलिक्यूल्स होते क्या सही है। तो बायोमोलिक्यूल कुछ नहीं होते बेटा। जो धरती पे दो चीजें हैं लिविंग और नॉन लिविंग सही है। दो चीजें दो हैं। अगर मैं नॉन लिविंग में ले लूं अर्थ क्रस्ट मतलब धरती के सॉइल वगैरह मिट्टी ले लूं और लिविंग में हम लोग अपने आप को ले लेंगे ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि वो कार्बन कंपाउंड है जिससे कोई भी लिविंग बॉडी बनी होती है। मैंने क्या बोला ऐसे कार्बन कंपाउंड जिससे कोई लिविंग बॉडी बनी होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं बायोमोलिक्यूल क्लियर। जैसे भाई आपको बताया हमारी बॉडी किससे बनी है सेल से बनी है। किससे बनी है सेल से। लेकिन बेटा क्वेश्चन ये आता है सेल भी तो किससे बनी है भाई सेल भी तो किससे बनी होगी तो जिससे बनी होगी भाई क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल। ये चैप्टर बहुत ज्यादा कठिन नहीं है बहुत आसान चैप्टर है लेकिन आप लोगों को पढ़ने का तरीका तो मैंने देखा नहीं ठीक है। दूसरी बात समझो बेटा क्या आपको लगता है कि हमारे अंदर लिविंग के अंदर और नॉन लिविंग में क्या जो मटेरियल होता है सेम होता है तो मैं कहूंगा हाँ लगभग सेम होता है। अगर हमें देखना है इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या लिविंग में नहीं होते होते भाई आप कोई प्लांट है वो भी तो लिविंग है उसको जलाओ और जलाने के बाद जो राख बचेगी राख उसमें क्या होते हैं सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट ही होते हैं और वही इनऑर्गेनिक एलिमेंट कहाँ होते हैं मिट्टी में होते हैं। तो कहीं ना कहीं कहते नहीं मिट्टी में आए मिट्टी में मिल जाओगे भाई और लिविंग भी तो उसी से बन रहा है भाई मिट्टी से तो फर्टिलाइजर वो ले रहा है न्यूट्रिएंट्स सारे। तो लिविंग और नॉन लिविंग में लगभग जो एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं सेम होते हैं ठीक है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के। एक होते हैं बेटा माइक्रोमोलिक्यूल और एक होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। क्या होते हैं माइक्रो और मैक्रो। हम कैसे बताएंगे कि कौन माइक्रो है और कौन मैक्रो है। तो मैंने कहा था मान लिया तुमने कोई पीस लिया एक लीवर का पीस लिया क्या लिया लीवर। अब आप कहोगे सर क्या मैं और किसी चीज नहीं ले सकते हो कोई लीवर किसी ले सकते हो लेकिन जब आपकी किताब में लीवर का है तो हमें लीवर कहने में कौन से दिक्कत हो रही है हम तो वही कहेंगे ना किताब में का है। मान लिया मैंने लीवर ले लिया क्या ले लिया लीवर इसको मैं क्या करूंगा कट करूंगा और पीस दूंगा क्या कर दूंगा पीस दूंगा और इसमें बेटा मैं मिलाऊंगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या बनाएंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और ये जब आप मिला दोगे इसमें तो ये सिलरी फॉर्म बन जाएगी। सिलरी फॉर्म का मतलब हाँ सिलरी फॉर्म का मतलब होता है लुगदी टाइप। मतलब ऐसा हुआ जैसे आपने आटे को घोल लिया किसमें पानी में और ज्यादा लस्सी टाइप बना ली कहते हैं चलो ठीक है ये सिलरी फॉर्म बन गई। अब क्या लेंगे हम कॉटन कपड़ा लेंगे क्या लेंगे ये देखो बेटा क्या लेंगे कॉटन का कपड़ा सही है। और जब मैं कॉटन का कपड़ा लूंगा ये मैंने लिया कॉटन कपड़ा तो इसमें इसको मैं क्या करूंगा कॉटन कपड़े से छानूंगा। क्या करूंगा छानूंगा। अब इसमें दो टाइप की चीजें होंगी एक तो वो होंगी फिल्टर हो जाएंगी और एक वो होगी जो फिल्टर नहीं होगी ठीक है। जो फिल्टर हो जाती है उनको बोलते हैं एसिड सॉल्वेबल पूल या एसिड सॉल्वेंट फ्रैक्शन क्लियर। जो फिल्टर नहीं होती है उनको बोलते हैं एसिड इनसॉल्वेबल फ्रैक्शन या पूरी ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। एक होता है एसिड सॉल्वेबल एक होता है एसिड इनसॉल्वेबल। एसिड सॉल्वेबल कौन होता है जो फिल्ट्रेट हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा फिल्ट्रेट का मतलब होता है फिल्टर हो गई है और इनसॉल्वेबल का मतलब होता है कि फिल्टर नहीं हुई बोलते हैं रिटेनेंट। क्या बोलते हैं रिटेनेंट मतलब होता है ऊपर बची है ठीक है। अब देखो एक तो तरीका हो गया पहचानने का ये देखो जो फिल्टर हो जाती हैं उन्हें बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। क्या बोलते हैं माइक्रो। और जो फिल्टर नहीं हुई उन्हें क्या बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। एक तरीका तो ये हो गया कि हमने भाई क्या करके फिल्टर करके देख लिया सही है। दूसरा तरीका होता है कि मॉलिक्यूलर वेट। क्या मॉलिक्यूलर वेट। अगर किसी का पहला तो ये हो गया फिल्ट्रेट दूसरा हो गया
अगर किसी का 1000 डाल्टन से, किससे, अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से क्या है, कम, क्या है, किससे, 1000 डाल्टन से, तो वो क्या होगा, माइक्रो होगा। और जिसका बेटा मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा होगा 1000 डाल्टन से, तो इसका मतलब क्या होगा, वो माइक्रो मॉलिक्यूल। तो ये वाले कौन से होते हैं बेटा, माइक्रो मॉलिक्यूल, सही है। और ये वाले कौन होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। अब एक बात सुनो, इधर देखो, अगर मैं माइक्रो का एग्जांपल की बात करूं तो जैसे तुम्हारे सबसे पहले क्या आ जाएगा, अमाइनो एसिड, क्या आ जाएगा, ये क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो फैटी एसिड, क्या बात करें, फैटी एसिड क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। अगर हम तीसरी बात करें बेटा तो हम बात कर सकते हैं किसकी, फैटी एसिड के बाद किसकी बात कर सकते हैं, शुगर, और वो भी मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज। चलो लिख देना मोनोसैकेराइड। आप लोग मोनोसैकेराइड मतलब समझ रहे हो, सिंगल शुगर, सही है, तो वो मोनोसैकेराइड हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो नाइट्रोजनस बेस, किसकी बात करें बेटा, नाइट्रोजनस बेस। ये क्या होते हैं सब, माइक्रो मॉलिक्यूल, क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करें तो देखो प्रोटीन हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह, तो पॉलीसैकेराइड लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखने कैसे कर दे, हाँ सही कर रहा है, मैंने बताया था इसकी बात कर रहा, लिखने कैसे पढ़ता है, हाँ पढ़ता है। इसके बाद सुनाए बेटा, ये बताओ माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल देखना समझ गए, कौन से होते हैं माइक्रो, कौन से होते हैं मैक्रो, समझ गए आप लोग, समझ गए। दूसरी बात सुनो, इधर देखो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ ध्यान रखने के लिए कि प्रोटीन जो होती है किससे बनी होती है, अमाइनो एसिड से, तो अमाइनो एसिड क्या है, माइक्रो, और प्रोटीन क्या है, मैक्रो। लिपिड किससे बना होता है, फैटी एसिड, फैटी क्या है, माइक्रो, और ये क्या है, मैक्रो। पॉलीसैकेराइड किससे बना होता है, मोनोसैकेराइड से, तो इसका मतलब मोनोसैकेराइड क्या है, माइक्रो, वो क्या है, मैक्रो। यानी कि मैं सिंपली भाषा बोलूं तो जितनी मोनोमर होंगी वो होगा माइक्रो, और जितनी पॉलीमर होंगी वो क्या होंगी, मैक्रो। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है, नाइट्रोजनस बेस से। तो ये सब चीजें कौन सी है, माइक्रो मॉलिक्यूल, और इधर कौन से आ गए बेटा, मैक्रो मॉलिक्यूल। पहली बात क्लियर हो। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान रखना, लिपिड क्या बात है बेटा, सर जी क्यों ऐसा है, लिपिड देखो क्योंकि इसमें 1000 लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 700, कितना होता है, 700। यानी कि मैं बोल सकता हूँ उसका 1000 से कम होता है, तो उसे कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो है कहाँ, वहाँ है। इसका मतलब ये है कि ये होता है जो ये इनसॉल्युबल होता है, क्या होता है, इनसॉल्युबल। इसका मतलब फिल्टर नहीं होता है, इसमें भी 1000 क्षमता नहीं है, और छनेगा नहीं तो समा जाएगा इसमें, सही है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो कि बताओ लिपिड है जो उसका मॉलिक्यूलर वेट 700 डाल्टन है, लेकिन वो माइक्रो है या माइक्रो, तो फिर भी वो कैसा होगा, माइक्रो। क्यों, क्योंकि हम बोल सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से, किससे, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, लिपिड को आ सकता है क्वेश्चन। तो ये आप समझ गए माइक्रो क्या है, माइक्रो क्या है बेटा। पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, बस खाली इनके बारे में पढ़ना है और इनके बारे में पढ़ना है, और इस चैप्टर में क्या है बताओ, सही है, यही तो है। अब मैं देखो तरीका बता रहा हूँ क्या क्या आपको याद करना है और कैसे याद करना है वो सुनिए। पहले अगर मैं यहाँ से देखो, ये तो हो गया मैक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑर्गेनिक बेटा, ऑर्गेनिक एलिमेंट या कंपाउंड कौन से होते हैं जिसमें कार्बन जो कार्बन होता है इंक्लूड। इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, विदाउट कार्बन, सही है। जैसे आपको अगर इनऑर्गेनिक देखना है तो आप क्या करोगे, कोई लकड़ी लो, सुखाओ से, जला दो, जलाओगे कार्बन निकल जाएगी, वाटर निकल गया, जो बचेगा वो क्या बचेगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट। क्लियर हुआ। पहली बात तो आपको टेबल देखनी है जो एनसीईआरटी की सेकंड पेज बनी हुई है, कंप्यूटर दिखाया है लिविंग और नॉन लिविंग में कौन कौन से एलिमेंट हैं, वहां मैक्सिमम और मिनिमम देख लेना। क्लियर हुआ इतना। दूसरा हम लोग आते हैं किस पे, पहला टॉपिक कौन सा है हमारा, अमाइनो एसिड। चलो मिटा दो, बहुत कुछ बोला हो सर। शादी में नहीं जा रहा हूँ, शादी बरातें बहुत हैं, बरसात तो डेली रात में खा रही खाना, और मेरे को कैसे घर में खाना खाई नहीं, आती वर्ष दोनों चली जाती चुपके से, आपको कैसे पता देख सकती है और में, और जब बिना दावत के भी खाती है ना, खाना कैसे खाने के खा सर हम दावत में नहीं जाते हैं, हम बिना दावत के दावत में जाना चाहिए,
अगर तुम लोग गाँव में जाओ तुम्हारी शादी में नहीं आएगा। तो नाना आए शादी को अरे कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है? और तुम इसके नहीं लाओगे हम बालों को। क्यों बेचारा आप लगा बैठा है। करेंगे नहीं तो बुलाएंगे। अरे और भी फंक्शन ले लो। हाँ हम नहीं करेंगे दूसरा एक बार तुम लोग करवा लेते हैं, करवा लेते हो कि जैसे करवा ले कहते हैं हाँ पता है लंबा चौड़ा शादी कर ले तो तुम कहोगे अरे मैं तो नहीं कर रहा हूँ, दूसरा भी कहेगा तो तब कह रहा है मत करो ऐसे करो आराम से सही तो बेटा तुम सर आप कब करना चाहते हैं? मैं नहीं कर रहा हूँ बेटा। सर इसके बारे में अगले हम लोग पढ़ते हैं बेटा किसके बारे में, अमान्य से। बेटा एक बात बताओ इसके बारे में बात मत करो। मैंने इस बारे में जेडिस में बहुत से पढ़ाया था, जेडिस में बताया था अमान्य से क्या होते हैं। पहले थोड़ी बेसिक नॉलेज देखते हैं उसके बाद बेसिक देखते हैं। मैंने कहा था कि जो अमान्य से होते हैं वो 20 टाइप के होते हैं, जी सर। इसलिए मैजिक 20 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिक 20 टाइप के अमान्य से होते हैं। सही है। अब एक बात समझो आप लोग, अगर 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं तो 20 टाइप के अमाइनो एसिड से दुनिया की इतनी भी प्रोटीन है यानी बॉडी की लिविंग बॉडी की वो सारी 20 टाइप के अमाइनो एसिड से बनी हुई है। ये वैसा ही हिसाब है जैसे 26 लेटर होते हैं और उनसे दुनिया का हर नाम बना हुआ होता है, किसी में ए आगे है तो किसी में ए पीछे है, लेकिन वो नाम तो लेटर तो 26 ही है खाली और दुनिया के हर एक नाम बना हुआ है। समझ गए? ऐसे ही यहाँ पे होता है कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस ऐसा लग जाएगा और प्रोटीन उसी टाइप की बन जाएगी। पहली बात क्लियर हुई। आपको बेटा 20 टाइप के अमाइनो एसिड के नाम लगभग याद है, क्योंकि मैंने एक बार कहा था कि रटना मत, लेकिन आप लोग ये समझ जाना, मैं कह रहा था रटना मत, लेकिन ये समझ जाना अगर लिखा हुआ लाइसिन है तो आप समझ जाओ कि अमाइनो एसिड है। इतना मैंने कहा था खाली। मैंने कहा था ऐसा ना होना चाहिए कि ट्रिप्टोफैन लिखा हुआ तो ट्रिप्टोफैन पता नहीं क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड है। सही है, इतना पता होना चाहिए खाली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 20 टाइप के पूरे रामायण से सुनाओ 1 से लेकर 10 तक मत सुनाओ, याद कर लो खाली। इसके बाद सेकंड बात सुनो, याद करने में और सुनाने में डिफरेंस होता है। अगर आपसे कहीं 20 आप सुनाओ नहीं सुना पाओगे, लेकिन अगर मैं नाम दूं तो पहचान लोगे आप लोग। ये होते हैं, ठीक है। दूसरी बात सुनो, मैंने ये कहा था बेटा आप लोग बायोमोलिक्यूल्स में सभी को याद नहीं करना है, सभी के नाम याद नहीं करना है। देखो अमाइनो एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें बेसिक तो आपको पता है एक अमाइनो ग्रुप लगा होता है, ये कार्बन है इससे लगा होगा। इसके बाद क्या होता है, एक कौन सा लगा होता है COH और ये बैलेंसिंग पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा होता है और एक लगा होता है R ग्रुप। क्या लगा होता है? R का मतलब होता है कि यहाँ पे जो जेल लगा दोगे भाई ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि ये तो सिंपली बेसिक होता है, ये तो हर किसी में होगा। अब आपने देखा होगा 3 डायग्राम दिए हुए हैं राइट हैंड पेज पे एनसीईआरटी में, 3 दिए हुए हैं 3 स्ट्रक्चर। एक ग्लाइसिन का है देखो, एक सीरीन का है यहाँ पर और एक एलेनिन का है। 3 ही तो यहाँ पे इसमें एनसीईआरटी में, हाँ एनसीईआरटी में 4 है। 3 होंगे, 1 2 3 4 5 3 ही होंगे देखा। स्ट्रक्चर। हाँ स्ट्रक्चर नहीं, वैसे एग्जांपल में दिए हुए हैं। अरे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, राइट हैंड पे देख, राइट हैंड पे देख किताब पे। किताब नहीं है सर, मोबाइल में देख रहा अरे मोबाइल में, हाँ तो मोबाइल में तो होंगे PDF दी हुई है। 3 ही होंगे, ग्लाइसिन सीरीन और एलेनिन। ठीक है, अब देखो इधर बात सुन पहले देख लिया। पहली बात तो काम क्या करना है, उन तीनों का ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन। तीन ही ग्लाइसिन एलेनिन और सीरीन बता रहा था मैं सही। इधर देखो, अब मैंने अगर इधर देखो बेटा ये तीनों चीजें सेम रहेंगी, खाली R की जगह तुमने H लगा दिया। क्या लगा दिया? तो ये पता है क्या बन गया? ग्लाइसिन। क्या बन गया? ग्लाइसिन। L लगा हुआ, उसके बाद दूसरा H की जगह क्या लगाया हुआ है? CH2। क्या लगा हुआ है? और क्या बन जाता है? एलिनिन। क्या बन जाता है? एलिनिन। एलिनिन। ठीक है, तो आप लोगों को तीनों को ध्यान रखना है बेटा। पहले बात तो हमारे से ध्यान रखना, सही है। क्या लगाएंगे क्या बन जाएगा? खाली 3 के बस, किसके? खाली 3 के, और 20 क्या नहीं करने, खाली 3 के। इंपॉर्टेंट लगा लो, अगर आप किताब हो तो कहते हैं इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूं मैं, जो याद करना है। दूसरी बात आपको याद करनी है बेटा, इसे क्या समझ गए? क्या याद करने? तीनों को याद करने, ठीक है। कि इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे जो लगा दो तो 3 ही है, 3 याद कर लो, क्या दिक्कत है? दूसरा आपको याद करना है बेटा कि एसिडिक अमाइनो एसिड कौन सा है, ये देखो बात मत करो, बेसिक कौन सा है, और तीसरा कौन सा है? न्यूट्रल, जो बैलिन आता है तुम्हारा। इन तीनों के नाम याद कर लो, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, उन तीनों का नाम याद कर लो, सही है। चौथा याद करो
एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बने रिंग फॉर्म, वो किन की है वो ना मत कर लो, बस इतना कर लो अमाइनो एसिड। और ये तो कैसे भी याद करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि जो रिंग फॉर्म में अमाइनो एसिड है वो कौन से हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन हो गया, पता है आपको, बस अगर आपने ये याद करना है बस हाँ खाना खाओ मत खाओ लेकिन याद कर लो। इसके बाद दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बायोलॉजी को कैसे आप पढ़ना है, सारी तरह याद कर लिया आप तो हो रहे सर ये पता है नींद आ रही है आप लोग मेरी बात को पता है, मैं बोल रहा हूँ आप लोग पता है उसको फिल्म में आपने सही कहा है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं गाना सुनते बहुत अच्छी नींद आती है, जैसे ईयरफोन लगा लो अपनी आवाज में और ईयरफोन लगा लो और मत सो जाओ। मुझे फोन चलाते नहीं आता। किसी को ऐसा होता है कि किताब खोलती नहीं जाती, किसी किताब खोलती नहीं जाती क्लास लेता हूँ नींद आती है। और किसी को हर टाइम नहीं जाती है, दिन में भी सुबह भी शाम को भी, ठीक है, चलो ठीक है। अब तो अभी आपको आ रही, तो आप लोग मुझे लग रहा है कि फिल्म आ रहा हो, अब सही बोल रहा है माना सुनना है, थोड़े एक्टर हो तो नहीं आएंगे, ठीक है। अब समझो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, रिंग फॉर्म और उन तीन के नाम जो मैंने शिक्षा बताया, याद कर लेना, हमारे काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद कुछ मत करना, बस इतना पढ़ लेना, हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका सारे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? लेकिन फिर उसके क्या करना कि कार्बोक्सिल ग्रुप है ये मत याद करो, अमाइनो ग्रुप है ये तो केमिस्ट्री पढ़ो तो पता है, हां ये तो पता है, सही है। चलो ठीक है, इसके बाद सेकंड टॉपिक आता है हमारा फैटी एसिड। क्या आता है? फैटी एसिड। फैटी एसिड वो समझना है? चलो अच्छा एक बात बताओ, अमाइनो एसिड कुछ होते हैं एसेंशियल, कुछ ऐसे होते हैं नॉन एसेंशियल। आपको पता है एसेंशियल कौन से होते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हम डाइट के द्वारा लेते हैं, खाने के साथ लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से नॉन एसेंशियल अपने आप बन जाते हैं। भाई आप अगर प्रोटीन नहीं खाओगे, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग प्रोटीन खाते हो तो क्या हमारी बॉडी डाइट एब्जॉर्ब कर लेती है प्रोटीन को? नहीं, प्रोटीन को कन्वर्ट तो अमाइनो एसिड करती है, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, कौन सी फॉर्म होती है? अमाइनो एसिड फॉर्म में। भाई मैं डाइट से पढ़ाया था तो मैंने कहा था प्रोटीन किसमें कन्वर्ट किया था? अमाइनो एसिड में। तो हमारी बॉडी क्या कहता है? एब्जॉर्ब किए थे। तो जो हम खाने से खाते हैं वो कौन से वाले? एसेंशियल। अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे, तभी तो मैंने कहा था कि दिन में एक बार प्रोटीन खाना चाहिए, आप पर डे खाते हो? किसमें होती है प्रोटीन सर? दाल खाते हो क्या? खा लो, सोयाबीन खा लो, सोयाबीन। सिंक किससे बनता है? सिंक प्रोटीन होता है, केराटिन क्रिएटिन होता है। अब ये सिंक ही नहीं, पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी है। सेकंड सुनो, इसीलिए मैं कह रहा था कि एक बार प्रोटीन जरूर खाया करो पूरे दिन में। सर उसमें बाल 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 होता है क्या होता है? बालों से बनता है सिंक। अब बाल प्रोटीन बाल ही कन्वर्ट हो जाते हैं सिंक में ऐसा होता है। अब बात सुनो पहले, सिंक कह रहा है, सिंक गाय भैंस के सिंक होते हैं। अलग बेटा, आप लोग प्रोटीन कैसे लेके खा सकते हो? भाई एक बार दाल खाओ, वो खा सकते हैं, उसमें सोयाबीन होता है, प्रोटीन नहीं होती है क्या? तो उसमें होती है राइस में डालते हैं। अब लोग अब कभी ऐसा होता है हमारे रूम में एक ही सब्जी बनती है तो क्या करें? वही दाल के साथ और अब एक ही बन रही है तो क्या करें? तो मजबूरी है, लेकिन हम लोग बड़ी दोपहर में खा लेते हैं। हमसे नहीं देखा जाता है, बात कह रही आपकी गरीबी दिख जाती है हम लोग। आपको नहीं देखा जाता। चलो बेटा इधर ए चलो ठीक। सेकंड प्रोटीन की बात कर ली हम लोगों ने, अब वो सॉरी अमाइनो एसिड की बात कर ली, अब करते हैं दूसरा फैटी एसिड की बात। क्या करते हैं? सर आपने मुझे वो बताया नहीं, क्या? क्या बेटा क्वेश्चन है कोई इंपॉर्टेंट क्या है? और हाँ ये मेरा टेस्ट में क्या आएगा? यही आएगा थोड़ा। अरे ये नहीं, और 25 वाला जो टेस्ट है वो पूरी बुक का, उसमें क्या क्या, एक तो क्वेश्चन वाला था उसमें पता है, उसमें तुम सब तैयार करो जो भी ये लग रहा है अच्छा अच्छा पढ़ते रहो बता। अच्छा पढ़ेगा। देखो आपको तैयार तो करना वो है, आज करो ना कल करो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो इसलिए, ठीक है। चलो अगले हम बात करते हैं बेटा फैटी एसिड। किस बात करते हैं? एक अब बातें मत करो बेटा, आपका जो लिपिड होता है, लिपिड एक बार एक बच्चा बोला था मुझसे, लिपिड और फैट में क्या डिफरेंस होता है?
लिपिड और फैट में क्या डिफरेंस होता है? तू बच्चा बताएगा, बताओ फैट और लिपिड में क्या डिफरेंस है, बताओ। आपने देखा कहीं नाम देखा होगा फैट, नहीं देखा होगा लिपिड, बताओ। मैं पूछ रहा हूँ, बच्चे लगभग बच्चों को नहीं पता होता है, वो समझते हैं जो फैट है वही लिपिड है। जैसे डॉक्टर को कहता है आपका लीवर फैटी यही होता है, फैटी लीवर। बताओ, देखो मैं आपको बताऊं, इधर देखो, कहते सिंपल माध्यम बताओ। जो फैट होते हैं, फैट वो फैट जो होते हैं, लिपिड के कई सारे टाइप होते हैं। लिपिड ओवर आपको मिला के बोलते हैं फैट। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट तो दोनों आते हैं, यूपीएससी वाले आते हैं, नहीं वाले आते हैं। तो स्टूडेंट का मैं नाम ले रहा हूँ, स्टूडेंट जैसे मैं कहूँ आप के स्टूडेंट, तो उसमें दोनों आ जाएंगे, तो वो तो मैंने कह दिया फैट। क्या कह दिया? फैट। अगर मैं कहूँ अब नीट के और यूपीएससी के, तो क्या बोल रहा हूँ? लिपिड। मतलब लिपिड क्या है? टाइप है। जैसे सैचुरेटेड लिपिड अलग होते हैं, अनसैचुरेटेड लिपिड अलग होते हैं, लेकिन दोनों होते किसका पार्ट है? फैट का। समझ गए आप लोग? तो आगे देखो फैट की बात कर रहे हैं। आपको बताया बेटा जो लिपिड होते हैं वो किससे बने होते हैं? फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। किससे बनते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। ये पता है आपको? जो लिपिड होते हैं वो किससे बनते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। ठीक है। यहाँ पे जो इनकी चेन होती है वो 1 से लेके 19 कार्बन तक होती है। कितनी होती है? 1 से 19 कार्बन की लंबी चेन होती है। अब आपको यहाँ क्या याद रखना है वो समझो आपको। पहली बात तो आप लोग यहाँ पे आपको बताया जो फैटी एसिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बेटा सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है। ये कैसे होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। तो यहाँ हम समझते हैं सैचुरेटेड कौन से हैं और अनसैचुरेटेड कौन से हैं। तो पहला है सैचुरेटेड। मैं आपको सिंपली आपकी किताब में बहुत ज्यादा नहीं बोला, लेकिन मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है। और ये होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है। आपको ध्यान कैसे रखना है? पहली बात तो आप क्या करना है, जाके 2 एग्जाम्पल याद कर लो। किसके? फैटी एसिड के। और 2 एग्जाम्पल याद कर लो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। तो ये 2 खाली, ज्यादा मत करना, कहीं दिमाग में जाओ। इसके बाद क्या करना? दूसरा काम कर रहा हूं, ध्यान रखना है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, अब ध्यान सुनो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे जो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? ओनली सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड पहली बात। दूसरी यहाँ पे जो होता है सिंगल और डबल दोनों होते हैं। सिंगल भी होता है बेटा और कौन सा होता है? डबल भी होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चैन होती है वो स्ट्रेट होती है। कैसे होती है? स्ट्रेट होती है। यहाँ पे बैंड कर जाती है, यानी क्या कर जाती है? बैंड कर जाती है, यानी मुड़ जाती है। ठीक है। तीसरी बात अगर हम बात करें तो ये जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब जो हम लेते हैं 25 लेते हैं ना, उस पे ये कैसे रहते हैं? सॉलिड। कैसे रहते हैं? सॉलिड। और ये क्या हो जाते हैं उस टाइम रूम टेम्परेचर पे? मेल्ट। मेल्ट मतलब पिघल जाते हैं। ठीक है। अब आप बता सकते हो कौन से हमारे जो लिपिड हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हैं और कौन से लिपिड हैं जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हैं। जैसे आप बताओ, घी होता है, घी वो रूम टेम्परेचर पे रहता है, सॉलिड। जैसे कि होता है वैसे ही रहेगा, लेकिन जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो पिघलता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो किससे बना हुआ है? सैचुरेटेड फैटी एसिड से। अब तेल की अगर बात करें, सरसों का तेल ले लो, वो रूम टेम्परेचर कैसा रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। उसका मतलब कैसे फैटी एसिड बना है? अनसैचुरेटेड। समझ गए आप लोग? ऐसे क्या रखना है? तो देखो साफ और सैचुरेटेड, साफ और सिंगल बॉन्ड, साफ और स्ट्रेट चेन और साफ और सैचुरेटेड। ठीक है। ऐसा खाली सबके सागा सिंगल नहीं आ रहा है। कर दो साफ और सैचुरेटेड फैटी एसिड, साफ और सिंगल बॉन्ड होता है, साफ और स्ट्रेट चेन होती है, साफ और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं। सही है। दूसरा हां बताओ अभी। इसके बाद सुनो, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो लगभग ये सब एनिमल फैट होती है। क्या होती है? एनिमल फैट। और ये होती है बेटा प्लांट फैट। तभी तो सारे तेल किससे मिलते हैं? प्लांट से। सारे घी वगैरह, बटर वगैरह ये सब किससे मिलते हैं? एनिमल से। समझ गए? ये भी हम बता सकते हो।
बस आपको साइटेशन में इतना याद करना है, कुछ याद करना है, समझ गए? बताओ क्या कठिन लग रहा है तुम करो, बताओ क्या कठिन लग रहा है? इसमें क्या कठिन है? कुछ नहीं सर, खाली एग्जाम पे थोड़े याद करने हैं आपको, वही उसी में आप डर जाते हो वाला गधो। यहाँ पे 2 एग्जाम याद कर देना बस, सेगमेंट का और सेगमेंट का, ये तो पता ही रहेगा आपको। समझ गए आप लोग? समझ गए बेटा? इसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं बताओ, कौन सा रोक है इसके बाद? इसके बाद है तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस, क्या है ये बेटा? अच्छा आगे बता रहा हूँ, एक करके चल रहा है ना। चलो हम लोग किसकी बात करें बेटा? हाँ मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो बता, अभी अभी इसके बाद क्लास सुनना है, जानना काम से काफी देर लगेगी। ठीक है, इधर आ जाओ बेटा, आगे हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। किस बात करते हैं? अभी तुम लोग नहीं समझ रहे हो, फिर घर पे खोलो किताब, कहोगे यार बायोमोलिक्यूल्स है, ये तो बहुत बड़ी चैप्टर है, मतलब देख के लगता है ज्यादा, पढ़ो तो क्या कठिन है बताओ? देख के कठिन लगता है, बायोमोलिक्यूल्स बहुत बड़ी चैप्टर है, इतना सरल चैप्टर है, तो लेकिन उसको इंटरेस्टिंग से इंटरेस्ट लेके पढ़ो, ऐसा नहीं बायोमोलिक्यूल्स ये तो बहुत बड़ी चैप्टर है, मतलब किताब खोलने से पहले या एक माइंड में हम लोग बना लेते हैं ना इमेज कि बायोमोलिक्यूल्स ये तो बहुत बड़ी चैप्टर है, और कतई सिंपल चैप्टर है। तुम्हें खाली प्रोटीन अमीनो एसिड फैटी एसिड देंगे एग्जाम क्लास करनी है बेटा, सबको ये करने का लगे, अभी बहुत टाइम है। हां बताइए, इधर देखो, अगर नाइट्रोजनस बेस की बात करें, किसकी बात करें? नाइट्रोजनस बेस, सही है, वर्षा ड्राइंग की नजदीक की क्लास में सर कहां बनाते हैं? वैसे ड्राइंग बनाएंगे तो सही है, अच्छी बनानी है ना। अब ये मात्र मत बना रही है, बनाई नहीं है लैंडिंग पोजीशन कौन सी करें? अच्छा नहीं वो गलत हो रहा है। चलो इधर देखो बेटा, नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करें, सॉरी नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे आएंगे तो 2 टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं? एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पैरामिडिन, ये तो होते हैं। अच्छा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा मैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात, प्यूरिन में कौन आता है? एडिनिन, और क्या आता है? गुआनिन, पता है हमको? इसके बाद इधर कौन आता है बेटा? थायमीन, थायमीन आता है, साइटोसिन आता है और यूरेसिल आता है, सही है? पता है आपको इतना? अब देखो जो 3 नाम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस। एक होता है बेटा न्यूक्लियोसाइड, क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। और ये होता है न्यूक्लियोटाइड। इन तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, सही है? नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, आप लोगों को हो सकता है डिफरेंस पता हो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनको बोलते कैसे थे, नाम कैसे इनका पढ़ते हैं, ये समझने पता हो। इधर देखो, रिम्पाल बेटा सुबह 3 जाके खाना खाया, सुबह से नहीं करते सैलूशन खाते हैं? अभी बराबर बहुत चल रही हो, बहुत चल रही है सर। कल हम भी साथ में गए थे एग्जाम में, खाने में करने वाला हैं? तेरी खाने में तेरी बात नहीं है, हमारी दावत थी, अरे दावत की होगी, अब वो गए थे बहुत दूर छोटा आगे बाद में पड़ोस में तो मैंने देखा वहां पे ना कि रास्ते में दूल्हे गाड़ी 2-3 मुझे मिली, तो मुझे तो लगा कि बहुत शादी चल रही है। नहीं उधर सारा हो गया अपने गांव की साइड उधर वो लगती है क्या, कौन सी साइड? हां रेडी वाली साइड। अच्छा वहां पर है आपका गांव? हां तहसील रेडी तो है। कौन सा गांव? हैं? कौन सा गांव? तहसील रेडी है वहाँ। अरे गांव का नाम बताइए आप। गांव का नाम? हां गांव का नाम माधोपुर। सुना है? माधोपुर पट्टी हैं? माधोपुर पट्टी नहीं उसका अटरिया। रामपुरा के आगे पड़ता है। हां नंबरा तो आगे पड़ता है, कोरापुरी है, कोरापुरी। माधोपुर आप के गए वहां से गुरुजी आते हैं, यहाँ से गुरुजी आते? कोड़ा कोठी है जहाँ गोसाई रहते हैं, वहां से आते हैं। हां वो रामपुरा।
लंबड़ा दूसरी साइड में उसी रोड पे तो हाँ उसी रोड पे कॉलेज है पहले को तो घर आते हैं। बहुत पहले गए। चलो ठीक है बेटा, देखो पढ़ लेते हैं, ठीक है, गांव पास में। इधर देखो, अगर हम बात करें इन तीनों डिफरेंस का होता है नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। समझो देखो बेटा, नाइट्रोजन बेस का मतलब ऐसे मैं एक को ले रहा हूं खाली एडेनिन का, किसको ले रहा हूं एडेनिन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, खाली एडेनिन आ जाएगा। एक बोल कौन रहा बेटा, एडेनिन आ जाएगा। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड की बात करूं, सही है, यस सर। तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब पता है क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है नाइट्रोजनस, न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। अगर डीएनए तो डीऑक्सीराइबोज, आरएनए है तो राइबोज, ठीक है। तो इसको पता है अगर ऐसा है और एडेनिन के साथ है, किसके साथ है? एडेनिन को लेना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडिनोसिन। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन। जैसे अगर ये पेंटोस शुगर मान लिया, ये पेंटोस शुगर लग रही है, 1 2 3 4 5 और उसका एडेनिन जुड़ा हुआ है, तो इसको स्ट्रक्चर पता है क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। क्या बोलेंगे? समझ गए आप लोग? समझ गए? न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है वो समझो आपको। न्यूक्लियोटाइड बेटा इसका मतलब पता है क्या होता है न्यूक्लियोटाइड का? यहाँ पे इसका मतलब होता है नाइट्रोजनस बेस। ये घर कौन बन रहा है? यादव वाली मुरलीधर है नहीं सर, प्रेम बात है। मुरली बेटा सही से रखो, तुम बड़े हो गए, पता है सबसे बड़े हो गए तुम, इनके बड़े भैया हो और तुम इन्हीं को सताते रहते हो बेचारों को फालतू में। शांत रहता हूं सर। तो इनको इंस्पायर किया करो कि बेटा पढ़ाई करो, मेहनत से करो, कुछ कामयाब हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब वो फालतू बातें करता रहता है, प्रेम पाल फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है बेटा। आप लोग इंस्पायरेशन बनो किसी का मतलब तुम्हारे लोग फैन हो जाए। तुम किसी के फैन हो, तुम्हारे लोग फैन हो, तो तुम बनना क्या हो? कुछ नहीं, गांव में चलो हमारे तो क्रिकेट है। हाँ गाँव में ये फैन का मतलब होता है लाइक करने वाले। जिस गली से निकल जाओ हाँ तेरे दोस्त सब ये तो ये बात कर रहा है, जिस गली से निकल जाओ गली में सब ये कहते हैं अरे वो मुरली आ रहा है, तेरे को एक बार मिल जाएगा मुरली आ रहा है, पूरे गांव में नहीं बेटा। अगर ये तीन चीजें मिल जाती है क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। अब मैं एक बना रहा हूँ, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्या है बेटा? पेंटोस शुगर है, सही है, और ये क्या है? एडेनिन। तब इसको क्या बोलेंगे बताओ, कुछ चलता है? तब इसको क्या बोलेंगे? अब ये कौन पता था एडिनोसिन, ये एडेनिन, इसको क्या बोलेंगे? एडिनाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं? एडिनाइलिक एसिड। तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या हो जाएगा? एडिनाइलिक एसिड। ये बात समझ गए आप? ऐसे अगर क्या है एडेनिन के गुआनिन है तो क्या बोलेंगे भाई? गुआनिलिक एसिड, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गुआनोसिन, और इसको क्या बोलते हैं? गुआनिन, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है, आपकी किताब में सब लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, सही है, देख लोगे आराम से, सही है। तो बेटा ये तुम्हारा टॉपिक कौन सा? नाइट्रोजनस बेस। क्लियर हुआ? न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस क्या होता है समझ गए आप लोग? कैसे बोलोगे समझ गए? इसको एडेनिन, इसको एडिनोसिन, इसको एडिनाइलिक एसिड, क्लियर। सेकंड अगर मैं बात करूंगा आपका नाइट्रोजन बेस पर क्या है? मोनोसैकेराइड, सही है। चलो उसकी बात करते हैं थोड़ा सा, इसके बाद फिर लेक्चर ऑफ करते हैं। इसके बाद मैं अगर टाइम मिला तो फिर से रिवीजन करवा दूंगा थोड़ा सा, ऐसे आपको पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहो तो आप लोग घर पे पढ़ सकते हो, ठीक है, किसी को डाउट हो तो ठीक है। 2 लेक्चर में आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो 2 लेक्चर हमें डायरेक्ट कर जाते हैं, ठीक है, लेट जाते हैं। अगले अगर मैं बात करूं मोनोसैकेराइड, इसका मतलब क्या होता है? देखो जो नॉर्मली शुगर होती है, मोनो का मतलब है सिंगल, क्या है? सिंगल। और सैकेराइड का मतलब क्या होता है? शुगर। जब सिंगल शुगर होती है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है? 2 शुगर। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा शुगर, सही है। अब देखो बात को समझते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड शुगर की बात करें तो कौन होती है? ग्लूकोज।
आप होता है, पेशेंट होता है, रोगी होता है, रोगी, उसको ये क्यों कहते हैं ग्लूकोज दो? क्योंकि वो डाइजेस्ट करना नहीं पड़ेगी, हमारी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि मोनोसैकेराइड शुगर है ना। कोई पॉलीसैकेराइड होती है, उसको तोड़ना पड़ता है पहले किसमें? मोनोसैकेराइड। जैसे अब आप लोग डाइसैकेराइड शुगर को खाओ, जैसे क्या बोल सकते हो आप लोग? डाइसैकेराइड लैक्टोज, लैक्टोज मान लो डाइसैकेराइड है, तो लैक्टोज में मिलती है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, सही है। तो लैक्टोज शुगर किसमें मिलती है? दूध में, दूध में होती है लैक्टोज। हम दूध पीते हैं तो मीठा दूध होता है ना, तो आप लोग शुगर ले लिया आपने, अब उसका डाइजेस्ट करना पड़ेगा, वो डाइसैकेराइड है, वो किसमें मिलेगी? ग्लूकोज और लैक्टोज में। और ग्लूकोज लैक्टोज कैसे होती है? मोनोसैकेराइड। समझ गए आप लोग? तो मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड क्या होता है? पॉलीसैकेराइड मतलब होता है जब एक से ज्यादा शुगर होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, उसके पास एक से ज्यादा शुगर होती है, तो इनुलिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब कैसी हैं? पॉलीसैकेराइड। आपकी किताब में डायरेक्ट पॉलीसैकेराइड उन्होंने मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड को नहीं दिया है। अगर पॉलीसैकेराइड की बात करें हम लोग तो समझ लो थोड़ा सा, अगर हम पॉलीसैकेराइड शुगर के बारे में बात करें तो ये आपकी किताब में किसके बारे में बताया है? पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत सारी शुगर होता है। पॉलीसैकेराइड का मतलब समझ गए आप लोग क्या होता है? इसमें कौन कौन सी आती है? तो देखो पहला कौन सा आता है? सेलुलोज, क्या आता है? इसके बाद तुम्हारा कौन सा आता है? बताओ। इनुलिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, क्या चीज? ग्लाइकोजन। और इसके बाद लास्ट में क्या आता है बेटा तुम्हारा? एक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में तो होता ही है। ये सब क्या होती है? पॉलीसैकेराइड। जो आपको इनके बारे में एक काम पढ़ना है इसका, बस और क्या है? कुछ नहीं। ये तुम्हारा क्या होगा? पॉलीसैकेराइड। अभी मैं आपको प्रोटीन के बारे में बचा, लिपिड के बारे में थोड़ा बहुत जो बचा है, और इसके बाद हमें एंजाइम्स के बारे में, यही तो बचा है इस चैप्टर में। क्या बचा है? तो इस चैप्टर में यही तो है। बस सकते हैं आपको काम क्या करना है? इसका एग्जांपल याद करने, एग्जांपल थोड़े से अंडरलाइन करके चैप्टर पढ़ो। दूसरी बात, जो आपके एक पेज पे डायग्राम दिए हुए सारे, कोलेस्ट्रॉल का है, सही है, अमाइनो एसिड का है 3, इसके बाद तुम्हारा क्या है? लेसिथिन का है, एडिनाइलिक एसिड का है, एडिनोसिन का है। वो डायग्राम एक बार बेटा सही से पढ़ लो, वहां से 100% क्वेश्चन आता है नीट में, और टेस्ट में 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। किसमें? वो स्ट्रक्चर से का। जैसे आपको पता होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कैसे कौन सा है, पहचान तो लोगे ना कि 4 रिंग कंपाउंड होता है, 27 कार्बन होते हैं, ऐसे आप बता सकते हो आराम से, या 2 बार बना के देख लो घर पे। और वरना आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री बात है ना कि मैम ये सारे चित्र में समझा दो बात, क्योंकि वो तो उनके में भी काम आएंगे ना, बायोकेमिस्ट्री तो उसमें भी है केमिस्ट्री में, तो आप लोग बड़े आराम से उसको पढ़ सकते हो। इसके बाद बात सुनो, आपकी किताब ने दिया है प्राइमरी मेटाबॉलिटी और सेकेंडरी मेटाबॉलिटी। क्या दिया है? प्राइमरी मेटाबॉलिटी और सेकेंडरी मेटाबॉलिटी, ठीक है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी का समझ लो। पहली बात तो मैं कहूंगा कि जो टेबल बनी हुई है प्राइमरी और सेकेंडरी के बराबर में, उसको पढ़ लो। जो सेकेंडरी मेटाबॉलिटी टेबल बनी हुई है पूरी, उसको पढ़ लो खाली। और प्राइमरी का मतलब होता है जो बॉडी में, जिसकी बॉडी बनती है और वही उन्हीं का यूज कर लेता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिटी। जैसे हमारे अंदर जो बन रहा है हम उसको खुद यूज कर रहे हैं। अब ऐसा ना कि तुम्हारी प्रोटीन मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर जो बन रहा है मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं होता, जो मेटाबॉलिज्म करवाएं, जो मेटाबॉलिज्म को करवाते हैं क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। प्राइमरी वो होती है जिसके अंदर बने और वही उनको खर्च कर ले, जैसे एंजाइम हो गया, हमारी बॉडी बनते हैं, हम खर्च कर लेते हैं, दूसरे बना देते हैं। सेकेंडरी का मतलब वो होता है कि बनाए कोई और खर्च करे कोई और। जैसे आप बताओ, जितने भी टॉक्सिन सारे होते हैं, टॉक्सिन हो गया, इसके बाद बहुत सारे पिगमेंट हो गए, सही है, गम हो गया, कौन सा वाला? चिपकाने वाला। हाँ, ये गम और नहीं होता है। एक खाने वाला गम होता है, एक खाने वाला गम, एक वो गम होता है, वो आरती रहता है, गम कहते नहीं, तेरा गम करना होता है, तो कोई बात नहीं, उससे कोई गम नहीं है, आरती गम कोई नहीं होगा, अभी तुम्हारी लैब लगती है। तो एक खाने वाला होता है, खाने वाला कौन होता है? पंजीरी डाल देता है। हां सर, आता है ना। हाँ, वो भी गम होता है, हैं? और एक तुम्हारा वाला होता है, तेरा गम करना होता है, सही है? तो सलाम मेरा बेटा, ये गम होता है जो गोंद वाला होता है, बेटा मैं बात कर रहा हूँ गोंद वाली, ठीक है?
तो वो गम किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। यूज कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। बना कौन रहा है? कोई और। बनाए कोई और, यूज करे कोई और, तो वो कौन सी होती है? सेकेंडरी मेटाबॉलिटी। क्लियर हुआ? आपको खाली बेटा को टेबल याद कर लेना बस, वही ने क्वेश्चन आएगा। सही है। इसके बाद प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग, कभी कल कर लेंगे या फिर कभी फिर करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेल साइकिल सेंट्रल की बात कर लेंगे, आपको चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। बस आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सही नहीं रहेगा, ठीक है।